बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम साइमा है और आज मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गिन गिन कर गुजार रही हूँ। इसी दौरान मुझे ख्याल आया कि क्यों ना अपनी कहानी लोगों को सुनाई जाए। मेरी कहानी बहुत अजीब है, शायद आप लोग यकीन ना करें, मगर दुनिया में जहाँ और बहुत कुछ हो रहा है, वहाँ ऐसे अनहोने वाक़यात भी होते हैं जिन्हें अक्ल कबूल नहीं कर सकती। मेरी कहानी शुरू होती है मेरी तीसरी शादी से। घर में शादी की खूब तैयारियां चल रही थी। अम्मी, अब्बू, बहन, भाई सब बहुत खुश थे क्योंकि तीसरी बार किसी उम्मीद के बावजूद मेरा घर एक मर्तबा फिर से बनने जा रहा था। मगर इस सब में मेरी खुशी शामिल नहीं थी। मैं अंधेरे कमरे में बंद पड़ी थी और ये कमरा बाकी घर से थोड़ा अलग थलग बना हुआ था। ये जगह हमेशा से ही मेरी पसंदीदा जगह थी। वैसे भी घर की रौनक से तंग आकर मैं यहाँ छुपी हुई थी, वरना तो अम्मी बार बार मुझे कभी क्या चीज़ देखा कर पूछने लग जाती कि तुम्हें पसंद आ रही है, तो कभी कपड़े कहती पहन कर देख लो, सही से सिले हैं या नहीं, ऊपर से मेहमानों की छेड़खानी। मुझे हैरत इस बात पर थी कि लड़की की जब तीसरी शादी होती है तो कहीं पर भी ऐसे ढोल ढमक्के और खुशी देखने को नहीं मिलती जिसका नज़ारा मेरे घर में हो रहा था। मैं कमरे में पड़ी टूटी बांस की चारपाई पर औंधे मुंह पड़ी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतनी नाखुश क्यों हूँ। बस मेरा दिल बैठा जा रहा था और जी चाह रहा था कि इस खुशी से भरे घर को पल में आग लगा दूं। मैं चारपाई पर औंधे में पड़ी अपनी सोचों में गुम थी जब मुझे श की आवाज आई। वो आवाज बहुत हल्की थी, इतनी हल्की कि मैंने उसे अपना वहम समझा। कमरे में एक खिड़की थी जो इस वक्त मैंने बंद की हुई थी। मुझे सिर्फ अंधेरा चाहिए था। दो तीन मरतबा फिर से शी की आवाज आई, जैसे कोई इशारे से बुलाने की कोशिश कर रहा हो, मगर मैं नजरअंदाज किए लेटी रही। मेरा ख्याल था कि बाहर आंधी आ रही है और इसी वजह से ये आवाज सुनाई दे रही है, क्योंकि सुबह से ही मौसम बहुत अबर आलूद था। बाहर सब लोग शायद मुझे ढूंढ रहे थे। मेरे कानों में उनका शोर भी आ रहा था, मगर मैं लेटी रही। अब वो शीशी वाली आवाज आनी बंद हो गई थी। अचानक से खिड़की पर दस्तक हुई। मैं अपने ख्यालों में बैठी थी, इसीलिए चौंक गई और डर भी गई थी। भला कैसे किसी को पता हो सकता है कि मैं यहाँ इस कमरे में बंद हूँ? अगर घर का कोई फर्द होता तो वो दरवाजे पर दस्तक देता, मगर यहाँ खिड़की पर दस्तक। जैसे ही वो खिड़की वाली दस्तक बंद हुई तो अचानक से दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। अब तो मेरे हवास ही मुअत्तल हो गए। साइमा, दरवाजा खोलो, मुझे पता है तुम यहीं बैठी हुई हो, दरवाजा खोलो। ये अम्मी की आवाज थी जिसे सुनकर पल भर में मेरे तने आसाब ढीले पड़े और न चाहते हुए भी मैंने दरवाजा खोल दिया। मुझे सामने देखकर अम्मी ने कोई भी दूसरा लफ्ज सुने बगैर मेरी कलाई थामी और अपने साथ कमरे में ले गई। वहां जाकर गुस्से से बोली कि जानती हो तुम्हारी शादी है, पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा है और तुम्हारे नखरे खत्म नहीं हो रहे। ये छुप कर साबित क्या करना चाहती हो? सब लोग तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गए हैं। वो तो एक औरत ने यहाँ तक भी कह दिया कि लगता है कि लड़की घर से ही भाग गई है। जब ये बात मेरे कानों में पड़ी तो उस वक्त कितनी शर्मिंदगी हुई, जान सकती हो तुम? नहीं, तुम्हें क्या अंदाजा, बस तुम्हें तो अपने दिल की करनी है। अब अगर तुम अपने कमरे से कहीं गई तो फिर देखना। और इस कमरे में क्या रखा है? तुम्हारा भाग भाग कर वहां जाती हो। कितनी मर्तबा रोका है मैंने। अब की मर्तबा अम्मी की तोपों का रुख छोटे कमरे की जानिब हो गया था। घर में उस कमरे को सब छोटा कमरा कहकर ही बुलाते थे। मैंने मिनमिनाते हुए कहा कि अम्मी, यहाँ रश बहुत था। मेरा दिल घबरा रहा था। सोने लेटती तो बार बार कोई कमरे में आ जाता। किसी को कोई चीज चाहिए होती तो किसी को दुल्हन। ये नहीं मुझसे बातें करने का दिल चाह रहा होता। आप बताएं ना मैं क्या करती। तभी वहां जरा देर के लिए सुस्ताने चली गई थी, मगर नहीं, ऐसा करें, यहाँ सहन में एक ऊंचा सा तख्त लगवा दें ताकि सबके सामने बैठी रहूं और सब मुझे देखते रहे। मेरी बात पर अम्मी जरा चुप हुई। साफ जाहिर था कि उन्हें मेरी बात का इत्तेफाक है। फिर वो धीमे लहजे में कहने लगी कि देखो सायम, तुम दुल्हन हो और जानती हो ना कि दुल्हन को कितनी जल्दी नजर लग जाती है। इसलिए तुम अगर अलग घर में कहीं पर भी मत बैठो, ना अपने कमरे में और ना ही छोटे कमरे में। बेहतर है किसी सहेली या कजन को अपने साथ रखो बेटा। हमारे बड़े जो बातें कहते हैं वो सच होती हैं, भले से मैं इतना यकीन करूं या ना करूं, मगर तुम समझो और अब कहीं पर भी अकेले मत बैठना। दूसरी बात, तुम अपने कमरे में जाओ, सबको मैं मना कर देती हूँ, कोई तुम्हें तंग ना करे, ठीक है?
میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وہاں سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ شکر ہے اس وقت میرے کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے دروازے کو بند کیا اور بستر پر دراز ہو گئی۔ یہ میری تیسری شادی تھی، مگر اس میں عجیب بات یہ تھی کہ پہلی 2 شادیوں میں نے اپنے شوہروں کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ کیسی عجیب بات ہے نا، کوئی آپ سے کہے اس کی شادی ہو چکی ہے اور اس نے اپنے شوہر کو نہیں دیکھا، مگر ایسا ہی تھا۔ میری پہلی شادی 15 سال کی عمر میں ہوئی تھی، مگر عجیب شادی تھی وہ بھی۔ مجھے بہت عجیب غریب خواب آتے تھے، خواب ڈرا دیتے تھے، گویا میرا پیچھا کر رہا ہے کوئی۔ یہ کبھی کبھار مجھے پنجرے میں بند کر دیتا تھا۔ میں اس شخص کا چہرہ کبھی نہیں دیکھ پائی، مگر ہمیشہ میرے خوابوں میں وہی ہوتا تھا۔ اس کا چہرہ ایک عجیب سی روشنی میں چھپا ہوتا تھا، مگر مجھے اتنا ضرور علم تھا کہ وہ شخص بے حد خوبصورت تھا۔ البتہ میں اس کا چہرہ کبھی نہیں دیکھ پائی۔ شروع میں ایسے خواب آتے تھے تو میں ڈر جاتی تھی اور امی کو بتانے پر وہ بس دم کر دیا کرتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ سارا دن اوٹ پٹانگ سوچتی رہتی ہوں، تبھی میرے ساتھ یہ سب ہوتا ہے اور الٹے پلٹے خواب آتے ہیں۔ میں نے بھی امی کی بات مان کر یہی سوچنا شروع کر دیا کہ شاید میرا وہم ہے، مگر ایک رات بہت عجیب خواب آیا اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگا کہ حقیقت میں ہی ایسا ہو رہا ہے۔ میں ایک صحرا میں جا رہی ہوں اور جہاں مجھے وہی شخص ملتا ہے اور بڑی نرمی سے بات کرتا ہے۔ میں اس سے ڈر کر بھاگنے لگتی ہوں، مگر تبھی وہ میرے بال پیچھے سے پکڑ لیتا ہے۔ میں گھبرا کر بھاگتی چلی جاتی ہوں، مگر وہ شخص مسلسل اپنے بال پکڑ کر میرے پیچھے ہی بھاگ رہا ہوتا ہے۔ بالآخر ایک جگہ پر جا کر میں اپنے بال ہی کاٹ دیتی ہوں، مگر کٹے ہوئے بال میرے سر پر بہت دوبارہ سے جڑ جاتے ہیں اور وہی شخص انہیں تھام کر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ خواب دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور اچانک سے گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ باقی پوری رات نیند سے کوسوں دور رہی، میں ایک پل نہیں سوئی۔ صبح امی کو خواب بتایا تو وہ پریشان بھی ہو گئی تھی، مگر اتنی نہیں۔ انہوں نے نظر انداز کرنا چاہا، مگر میں نے بہت کہا کہ مجھے دم کروا دیں، مجھے ڈر لگتا ہے، میرا دم گھٹتا ہے۔ امی مجھے اپنے ساتھ مولوی صاحب کے پاس لے گئیں اور دم کروانے کے علاوہ انہیں خواب بھی سنایا۔ مولوی صاحب یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ جب امی نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، بچی کو ایسے خواب کیوں آتے ہیں، تو وہ خاموش رہے۔ کچھ دیر بعد کہنے لگے، نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس آپ بچی کو اپنے ساتھ سلایا کریں، ڈر جاتی ہے اور مگر اس اور کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ مولوی صاحب نے میری جانب دیکھا اور پیار سے بولے، جاؤ بیٹی اب تم گھر جاؤ، تمہاری امی آ جائیں گی۔ میں تو گھر آ گئی، مگر امی وہیں پر بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ گھر لوٹی تو ان کے چہرے پر فکر مندی تھی۔ یہ فکر تب تو نہیں تھی جب میں بھی ان کے ساتھ مولوی صاحب کے ہاں بیٹھی تھی۔ پھر ایسی کیا بات ہوئی جب وہ اتنی پریشان لگ رہی تھی؟ میں نے امی سے پوچھا کہ سب خیریت تو ہے نا؟ تو وہ میری بات ٹال گئی اور بولی کہ مولوی صاحب نے تمہارے سامنے ہی تو کہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اب تم بھی پریشان نہ ہو۔ میں تو اس لیے پریشان لگ رہی ہوں کہ وہ باجی رشیدہ ہے نا، ان کا بیٹا جو شہر گیا تھا، وہیں اس نے بیاہ رچا لیا ہے۔ بیچاری بہت پریشان ہے۔ امی کی بات سن کر میں بھی مطمئن ہو گئی اور سکون کا سانس لیا۔ میری وجہ سے پریشان نہیں ہے وہ۔ رات کو ابا آئے تو امی نے انہیں میرے سامنے ہی بتایا کہ سائمہ بڑا ڈرتی تھی خوابوں سے۔ مولوی صاحب نے دم کر دیا اور کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بچی الٹا سیدھا سوچتی رہتی ہے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابا نے بھی مسکرا کر بات سن لی تھی۔ اس کے بعد امی مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ سلاتی تھی۔ اس واقعے کے 15 دن کے بعد ہی میں نے گھر میں کوئی ہلچل محسوس کی۔ مجھے لگا امی ابا مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ وہ اکثر کمرے میں دھیمی آواز سے کوئی بات کر رہے ہوتے اور میں جیسے ہی کمرے میں جاتی تو چھپ جاتے۔ اماں مجھے اب کچن کے کاموں میں لگائے رکھتی، ایک پل آرام سے نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ کچن کے کام ختم ہوتے تو سلائی کڑھائی میں لگا دیتی۔ انہی دنوں ہمارے گھر کچھ لوگ آئے، وہ شاید بہت زیادہ خاص مہمان تھے۔ امی ابا تو ان کے سامنے بچھے جا رہے تھے۔ اس دن گھر کو رگڑ رگڑ کر صاف کیا گیا۔ امی جو عام حالات میں مجھے نئے کپڑے نہیں پہننے دیتی تھی، اس دن خود ایک اچھا سا جوڑا نکال کر دیا اور کہا کہ سائمہ نہا کر یہ پہن لو اور اچھے سے بال بنا لینا۔ میں بہت حیران ہوئی، مگر پوچھ تو سکتی نہیں تھی، سو اماں کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے میں تیار ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اماں مجھے ان مہمانوں کے پاس لے گئی۔ اس وقت مجھے لگا کہ کچھ گڑبڑ ہے، مگر اصل بات ابھی نہیں کھلی تھی۔ مہمانوں میں ایک خاتون مجھے ساتھ لگا کر بہت پیار کر رہی تھی اور ساتھ ہی اس نے اپنے بٹوے میں سے پیسے نکال کر میرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، بس بھائی صاحب، ہمیں تو آپ کی بچی بہت پسند آئی ہے، ہماری طرف سے یہ رشتہ پکا سمجھے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ ایک دھماکہ سا ہوا۔
जो मुझ पर फोड़ दिया गया। मैं चुपचाप वहाँ से उठकर अंदर कमरे में आ गई। बाकी अम्मी अब्बा उनके साथ क्या बातें कर रहे थे, मेहमान कब घर वापस गए, मुझे नहीं मिली। मैंने रिश्ते पक्के होते और शादियाँ होती सिर्फ मोहल्ले में देखी थी। हाँ, ये अलग बात है कि मुझे भी शादी का शौक था, मगर अभी मैं सिर्फ 15 साल की थी। एक तो छोटी उम्र, दूसरा अचानक से इस बात का इंकशाफ। मेहमानों के जाने के बाद अम्मी मेरे पास आई और बताया कि हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं। मैं क्या बोलती, चुपचाप बैठकर उनकी बात सुनती रही। जब कोई जवाब नहीं दिया तो वो कहने लगी, साइमा बेटा कोई जवाब तो दो, खुश हो इस रिश्ते से। मैंने कहा, अम्मी इतनी छोटी उम्र में क्यों ब्याह कर रही हैं? मगर उनका जवाब भी उनके पास था। कहने लगी कि बस मुझे ख्वाब में इशारा हुआ था कि तुम्हारी जल्दी शादी कर दो। वैसे भी तुम्हारे बहन भाई हैं, तुम सबसे बड़ी हो, तुम्हारी शादी होगी तो फिर उनकी बारी आएगी ना। मैंने कहा, अम्मी आप तो कहती थी कि ख्वाब सच नहीं होते, उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। फिर ऐसा क्या हो गया? मुझे भी तो ख्वाब आते हैं ना, मगर आपने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। अम्मा ने पता नहीं क्या कहा, मगर वो इस शादी के लिए मुझे मना चुकी थी। वैसे भी उस दौर में जल्दी शादी होती थी, ऊपर से मैं पढ़ती भी नहीं थी। सब मेरे लिए यही बेहतर था कि अपना घर बसाती। रिश्ता देखने के 1 महीने के बाद ये तारीख पक्की हो गई। अब मुझे इस पर एतराज़ था। मेरी सारी सहेलियों की तो इतनी दूर दूर तारीखें पड़ती थी, हम कितने कितने दिन बैठकर ढोलक बजाते थे, और यहाँ इतनी जल्दी। खैर 1 महीने के अंदर अंदर ही सारी तैयारियां हो गई और मेरी शादी भी हो गई। मैं रुखसत होकर अपने ससुराल में आ गई। अभी तक मैंने अपने दूल्हे को नहीं देखा था। वो शादी के बाद पता नहीं कहाँ चला गया और पूरी रात घर वापस नहीं आया, जबकि मैं दुल्हन बनी ही सो गई। इसके बाद मेरा शौहर मुसलसल 4 रातें घर नहीं लौटा। वो मुझसे उम्र में 7 साल बड़ा था। मैं तो जो परेशान थी वो थी, मेरे ससुराली भी बहुत परेशान थे। दबी दबी आवाज में मेरे मुतालिक बात करते थे। कोई कहता साइमा ही मनहूस है, ये घर में आई तो इस घर का सुपूत ही चौखट छोड़कर चला गया। 4 दिन के बाद मेरे शौहर का खत मिला, जिसमें लिखा था कि किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा हूँ। मेरी बीवी को कोई कुछ भी नहीं कहेगा, वो मेरी जिम्मेदारी और उसका भरपूर ख्याल रखा जाए। वो खत तो महज एक सफ़े का था, मगर उसके बाद ससुराल में मेरे खिलाफ जो भी बातें या साजिशें हो रही थी वो बंद हो गई और मुझे कबूल कर लिया गया। मेरा शौहर 6 माह तक वापस नहीं लौटा। अब तो सास भी चुप हो गई थी, दोबारा से मुझे सख्त सोच सुनाने लगे थे। एक रात मेरे पहले शौहर की मैयत हमारे घर के बाहर आ गई। उसे किसी सुनसान जगह पर मुर्दा हालत में पाया गया था। ये सुनकर पूरे घर पर एक नया सत्ता तारी हो गया। मैं शौहर की मैयत के करीब जाने लगी तो वहाँ किसी ने भी मुझे करीब तो क्या, अपने शौहर को देखने तक की इजाज़त नहीं दी। सब मुझे ही मनहूस कह रहे थे कि तुम्हारी वजह से पहले वो घर छोड़ कर गया और अब वापस लौटा है भी तो किस हालत में। तुम ही मनहूस हो, पता नहीं कौन सा दिन था जब तुम्हें यहाँ ब्याह कर लेकर आए थे। मेरे शौहर का जनाजा उठने से पहले ही मुझे मेरे वालिदैन के घर भिजवा दिया गया। तो शादी से लेकर मरने तक मैंने एक मर्तबा भी अपने शौहर को नहीं देखा। पहले दौर में शादियों में दूल्हा दुल्हन बैठते अलग अलग थे, और वैसे भी दूल्हे ने सेहरा पहना होता था। जिस तरह कई गई थी वैसे ही 6 माह बाद अपनी घर की दहलीज पर आन बैठी। यह कसद तो बाद में खुला कि मेरे मरहूम शौहर ने किसी का कत्ल किया था और उसका बदला मकतूल के किसी रिश्तेदार ने लिया था। जिस तरह ये कहानी शुरू हुई थी वैसे ही ख़त्म भी हो गई। अम्मी मेरा बड़ा ख्याल रखती थी। मैं चुपचाप घर के किसी कोने खतरे में पड़ी रहती, या अगर दिल चाहता तो कामकाज में हाथ बटा देती। हमारे घर के एक कोने में छोटा कमरा था और वहीं पर मेरी पसंदीदा जगह थी। जब जब मेरा दिल उदास होता था मैं उस कमरे में चली जाती थी। दोपहर के वक्त अम्मी सो रही थी तो मैं वहाँ चली गई। एक दिन अम्मी ने मुझे वहाँ से निकलते देख लिया और पूछा कि क्या कर रही थी वहाँ पर। मैंने कहा कुछ भी नहीं, बस यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बैठ जाती हूँ दोपहर के वक्त। इस वक्त अपने कमरे में बड़ा दिल घबराता है मेरा, सो यहाँ आकर सुकून मिल जाता है। अम्मी ने आओ देखा न ताओ देखा मुझ पर बहुत गुस्सा किया और मना करते हुए एक थप्पड़ भी लगा दिया। साथ में ये तंबीह भी की कि आइंदा इस कमरे के आसपास भटकती भी दिखाई न देना। मैं क्या ही कह सकती थी, रोती हुई अपने कमरे में आ गई। मुझे कुछ देर हुई थी जब एक तेज आंधी चलने लगी। वो आंधी स्याह थी। एक बड़ा सा हवा का बगुला हमारे घर में चक्कर लगा रहा था। उसकी ज़ात में जो कुछ आ रहा था वो अपने साथ लिए लिए गोल गोल घूम रहा था। सारे दरवाजे, खिड़कियाँ
जोर जोर से बज रहे थे। अम्मी ने हम सब बहन भाई को कमरे में बंद कर दिया और खुद बुर्का पहनकर बाहर निकल गई। कुछ देर बाद वापस आई तो पता चला सहन में खड़ी होकर क्या कर रही थी। बस इतना सुझाई दे रहा था कि वो कुछ कर रही हैं, मगर क्या ये पता है। उस वक्त हम सब खिड़की से मुंह टिकाए बाहर का मंजर देख रहे थे। कुछ देर बाद अम्मी अंदर कमरे में वापस आ गई और उनके पीछे ही वो आंधी भी आहिस्ता होते होते खत्म हो गई। मैंने अम्मी से पूछा कि इतनी तेज आंधी में हमें छोड़कर आप कहाँ गई थी? तो वो धीरे से बोली, मौलवी साहब के पास गई थी। बस उन्होंने कुछ दुआएं बताई कि ये पढ़ लो, सब ठीक हो जाएगी, आंधी बड़ी बात नहीं थी। ये कहते हुए बहुत थकी हुई लग रही थी, परेशानी उनके चेहरे पर साफ लिखी थी। मैं उनके करीब बैठकर कहा कि अम्मी मुझे माफ़ कर दें, मैं इस कमरे में कुछ नहीं करती, बस चारपाई पर लेट जाती हूँ। वो ठंडा कमरा है ना, यहाँ तो इतना दम घुटता है, इसीलिए कोई सामान नहीं बड़ा, ठंडा सा कमरा है, सो वहाँ जाकर सो जाती हूँ और कुछ नहीं। अम्मी मुझे गौर से देखा, फिर धीरे से बोली, नहीं कोई बात नहीं, गलती मेरी है, मुझे समझना चाहिए था। तुम चली जाया करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। ये कहते हुए उनके चेहरे पर बेबसी थी, गोया वो मुझे रोकना चाहती थी, मगर ना रोकना उनकी मजबूरी थी। ये बात सुनकर मैंने बेयकीनी किसी कैफियत में पूछा, क्या सच में आप इजाज़त दे रही? तो वह इस बात में सर हिलाकर बोली, लेकिन ये इजाज़त सिर्फ तुम्हें ही है और तुम्हें ही दे रही हूँ। तो वह इस बात में सर हिलाकर बोली, सिर्फ तुम वहाँ जा सकती हो, कभी गलती से भी अपने किसी छोटे बहन भाई को ना लेकर जाना। मैंने मुस्कुराकर कहा कि नहीं लेकर जाती, उनके शोर से तंग आकर ही तो वहाँ जाती हूँ, बोला अब उन्हें फिर अपने साथ ले जाऊँ? वादा करो, अम्मा ने अचानक से कहा। मुझे बड़ा अजीब लगा, भला इसमें वादे की क्या बात थी, मगर मैंने वादा कर लिया। मेरे लिए यही काफ़ी था कि मुझे इजाज़त मिल रही थी। शाम को अब्बू आए तो अम्मा ने उन्हें न जाने क्या कुछ बताया, वो भी परेशान दिखाई देने लगे। मैं उनके लिए पानी लेकर कमरे में गई, तब मेरे कान में आवाज़ पड़ी जो कि अब्बा कह रहे थे, मैं सोच रहा हूँ कि हम ये घर बदल लेते हैं। मगर अम्मा ने उनकी बात से इख्तलाफ किया और कहा कि नहीं। मैंने मौलवी साहब से पूछा था, वो कह रहे थे घर बदलने से कुछ भी नहीं होगा, इसे बस हमें समझदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। शायद मैं कुछ और भी सुन लेती, मगर अब्बा की नज़र मुझ पर पड़ गई। मैंने उन्हें पानी दिया तो वो पूछने लगे, साइमा तुम्हारी माँ ने तुम्हें डांटा भी था क्या आज? मैं कभी अम्मा को देखूं तो कभी अब्बा को। तभी अम्मा दोबारा से बोल पड़ी, आइंदा ये तुम्हें डांटे तो मुझे शिकायत लगाना, परेशान ना होना। मैंने इस बात में सर हिला दिया। वो फिर से बोले, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, तुम ठीक हो ना? अब की मर्तबा अब्बा का अंदाज बड़ा मशकूक था, मुझे समझ नहीं आई। तभी वो दोबारा से बोले, नहीं मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, सब ठीक है ना, कोई मसला भी है तो मुझे बताना, ठीक है? मैं इस बात में सर हिलाकर बाहर आ गई, मगर अब्बा के आखिरी जुमले बड़े अजीब थे। उन्होंने कभी ये बात नहीं की थी, क्योंकि आज उन्हें मेरे मसलों के साथ दिलचस्पी कैसे पैदा हो गई। मैं बाहर आकर अपने बाकी कामों में मसरूफ़ हो गई, मगर अम्मी और अब्बा की बात मेरे दिमाग में अटक गई। वो भला क्यों यहाँ से जाना चाहती थी और अम्मी ने मना क्यों कर दिया था? शाम को जब हम बिस्तर पर लेटे तो मैंने अम्मी से पूछा कि अब्बा घर बदलने की क्यों बात कर रहे हैं, तो वो चुप कर गई। उन्होंने बात बदल दी, पूछने लगी, तुम्हें अब तो कोई ख्वाब वगैरह नहीं आते, वो जो डराते हो? मैंने बताया था कि नहीं, ख्वाब नहीं आते, मगर ये मेरे साथ अजीब व गरीब सी कैफियत होती है। अम्मी एकदम मुकम्मल तौर पर मेरी जाने मुतवज्जे हो गई। कैसी कैफियत? मैंने झिझक कर कहा। आप गुस्सा तो नहीं करेंगी? अम्मी ने इस बात को नज़रअंदाज करके कहा, नहीं करती गुस्सा, बताओ क्या बात है? मैंने कहा, जब जब मैं छोटे कमरे में जाती हूँ ना, मुझे बहुत सुकून मिलता है और वहाँ जाकर मुझे पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। क्या मतलब? अम्मा चौंक गई। यानी इर्द गिर्द मोहल्ले में मेरे रिश्तेदारों में क्या होने वाला है? इधर जाकर मैं सो जाती हूँ तो मुझे ख्वाब आता है कि जो कि सच्चे होते हैं। जैसे ये मोहल्ले में पिछले दिनों खाला पीनी मरी थी, मुझे ख्वाब में 2 दिन पहले ही पता चल गया था कि वो मरने वाली है। इसके अलावा हमारी मुर्गी मरी थी, उसे भी ख्वाब में मरा हुआ देखा था मैंने। और मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। कैसा ख्वाब? अम्मी ने जल्दी से पूछा, मगर मुझे बहुत हया महसूस हो रही थी। मैं चुप कर गई, मगर वो इसरार करने लगी कि मुझे बताओ क्या देखा। तो मैंने कहा कि ख्वाब में मैंने अपनी शादी होते देखी। अम्मी चुप कर गई। इसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा। फिर मैं भी सो गई। जब सुबह भी अब्बा काम पर नहीं गए थे, जब उन्हें मौलवी साहब की जानिब से बुलावा आ गया। हम सब तो मामूल के कामों में मसरूफ़ थे, मगर अब्बा के जाते ही अम्मी बहुत बेचैन सी हो गई।
ان کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جب ابا آئے تو اماں اور وہ کمرے میں کسی خاص موضوع پر گفتگو کرنے لگے۔ میں پانی کے بہانے ان کے پاس گئی، مگر صرف اتنا سن سکی کہ مولوی صاحب نے رشتہ ڈھونڈا ہے میرے لیے۔ میں سمجھ گئی جو خواب دیکھا تھا وہ حقیقت ہو کر ہی رہے گا ہر صورت۔ میرے خوابوں کی عجیب بات یہ تھی کہ اس کمرے سے باہر جتنے خواب بھی آتے ایک بھی سچ نہیں ہوتا، مگر جتنے خواب چھوٹے کمرے میں دکھائی دیتے وہ سب کے سب ہو چکے تھے۔ پتہ نہیں امی اور ابا کے درمیان کیا طے پایا، مگر 2 دن تک اس متعلق میں نے اماں کے منہ سے کوئی بھی بات نہیں سنی۔ انہیں دنوں میری سب سے چھوٹی بہن کے ساتھ بہت برا ہوا۔ وہ ایک رات اماں کے بجائے میرے ساتھ سو گئی۔ اسے مجھ سے کہانی سننی تھی، سو ضد کر کے وہ لیٹ گئی، مگر آدھی رات کو اچانک سے وہ اونچا اونچا رونے لگی۔ جب میں نے اٹھ کر دیکھا تو اس کے ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے تھے اور چہرے پر عجیب و غریب نشانات تھے۔ سب گھر والے میری چارپائی کو ارد گرد سے جمع کیے ہوئے تھے اور میری چھوٹی بہن ماریا کو دیکھ کر چیخ رہے تھے۔ جب میں نے منہ موڑ کر اسے دیکھا تو میرے خود حواس معطل ہو گئے تھے، کیونکہ اس کی حالت کافی خراب تھی۔ اسی وقت بہن کو اسپتال لے جایا گیا اور باقی بہن بھائی مجھ سے خوف کھانے لگے۔ وہ مجھ سے ڈر رہے تھے، جبکہ میں تو خود ماریا کو دیکھ کر ڈری ہوئی تھی۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بہن بھائیوں کی وجہ سے ابا ماریا کو اسپتال اکیلے لے کر گئے اور امی پیچھے ہمارے ساتھ رک گئی۔ سائمہ کیا ہوا تھا رات کو؟ مجھ سے بات پوچھتے ہوئے اماں کے تاثرات بہت سخت تھے، جنہیں دیکھ کر میں سہم گئی۔ سائمہ، میں پوچھ رہی ہوں کیا ہوا تھا؟ کیا کہا ہے تم نے اسے؟ بس یہ پوچھنے کی دیر تھی کہ مجھے اچانک زوردار دھکا لگا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہوش آیا تو دیکھا کہ امی کے بازو پر نوچنے کا نشان ہے۔ میں نے امی سے پوچھا یہاں کیا ہوا تو وہ میری بات کو ٹال گئی، مگر میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ وہ نوچنے کے نشان تمہارے تھے، یعنی کہ میں نے حیران ہو کر پوچھا تو وہ کہنے لگا امی پتہ نہیں تم سے کوئی بات کر رہی تھی تو تم بے ہوش ہو گئی اور اس کے بعد اچانک سے ہوش میں آ گئی اور امی پر وار کر دیا۔ ہم سب نے بڑی مشکل سے تمہیں روکا تھا، ورنہ تم تو ان کی جان کے در پہ تھی۔ یہ بات میرے لیے بہت عجیب تھی۔ پہلے تو میں نے یقین نہیں کیا، مگر جب باقی بہن بھائیوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی تو مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات پر یقین کرنا پڑا۔ میں نے اماں سے پوچھا تو وہ چپ کر گئی۔ جب میں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو وہ دھیرے سے بولی، بہن کی حالت دیکھ کر تمہاری دماغی حالت خراب ہو گئی تھی، اس وجہ سے اتنا شدید رد عمل تھا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا چلے اس بات پر تو یقین کر ہی لیتی ہوں، پھر ماریا کو بھی ایسا میں نے کیا کہا تھا؟ اس بات پر امی نگاہیں چرا گئیں تو میں سمجھ گئی کہ میری دماغی حالت واقعی خراب ہو گئی ہے۔ تبھی اپنی بہن اور ماں پر حملہ کر بیٹھی۔ میں ڈر کر اماں سے قریب ہو گئی اور پوچھنے لگی کہ امی میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے، میں کیوں ایسے کر رہی ہوں؟ تو وہ مجھے پیار کرتے ہوئے بولی کہ نہیں بیٹا، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تمہیں یہ بیماری بچپن سے ہے، بس اس وجہ سے، لیکن ہم اس کا علاج کروا لیں گے، تم پریشان نہ ہو۔ مجھے اماں کی بات پر یقین تو نہیں آیا، مگر میں چپ کر گئی، کیونکہ وہ بیمار ہوتا تو اسے بہتر علم ہوتا وہ جسمانی طور پر بیمار ہے یا ذہنی طور پر۔ بہن بھائی اب مجھ سے دور ہی رہتے تھے، امی البتہ زیادہ توجہ دینے لگی تھی۔ اب میں اپنا زیادہ وقت چھوٹے کمرے میں گزارتی تھی، وہاں مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ جب میں اس کمرے سے باہر نکلتی تو یوں محسوس ہونے لگتا گویا کوئی مجھے دوبارہ سے بلا رہا ہے کہ کہاں جا رہی ہو، میرے پاس رہو۔ میں اس کمرے سے باہر نکل کر بے چین ہو جاتی اور قرار ایک پل کے لیے بھی نہیں آتا۔ اب تو میں نے امی کو بول دیا کہ میں رات کو بھی وہاں پر ہی سویا کروں گی۔ اس بات پر مجھے محسوس ہوا کہ امی مجھے روکنا چاہتی ہیں، مگر وہ روک نہیں پا رہی۔ اب میں ہر وقت اسی کمرے میں رہتی تھی۔ تبھی گھبرا کر امی نے میرا دوسرا رشتہ طے کر دیا۔ مجھے اس رشتے سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے ہاں کر دی، مگر ہاں کرتے ہی یوں محسوس ہوا کہ دھوکہ دے رہی ہوں، نہ جانے کسے۔ میرا دوسرا رشتہ طے ہوتے ہی بہن بھائی مجھ سے دور ہونے لگے، ایک مرتبہ پھر سے میرے قریب ہو گئے اور گھر میں میرے شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اس دوران جب بھی اس کمرے میں جاتی مجھے وہاں گھٹی گھٹی سسکیوں کی آوازیں آتی۔ میں نے کبھی ان پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی، مگر وہ آوازیں آتی تھیں، گویا کوئی سسک کر رو رہا ہو۔ جب زیادہ توجہ دیتی اور دھیان لگا کر سننے کی کوشش کرتی تو وہ آوازیں ختم ہو جاتی، جس سے مجھے وہم ہونے لگا کہ اصل میں ان آوازوں کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے، یہ محض میرا دماغی فتور ہے۔ خیر، میرا رشتہ 18 سال کی عمر میں طے ہوا۔
निकाह होते ही लड़के वालों ने इनकार कर दिया कि वो रुखसती नहीं करेंगे। वजह पूछने पर कहा कि इनके कुछ रिश्तेदार नहीं आए, दूसरे मुल्क से जब आएंगे तब सादगी से रुखसती कर लेंगे। हम भी मुतमईन हो गए, मगर मेरी शादी को महज हफ्ता ही हुआ था जब मैंने ख्वाब देखा कि मेरे शौहर को पुलिस ने पकड़ लिया। अलबत्ता मैंने अपने दूसरे शौहर की शक्ल ख्वाब में भी देखी थी। मैंने अम्मी को अपना ख्वाब सुनाया कि वो एक पेशावर मुजरिम है और पुलिस उसे बहुत जल्द पकड़ लेगी। वो फरार मुजरिम था। तभी उसके घर वालों ने रुखसती कुछ दिन बाद रखी कि पुलिस उसकी बीवी यानी कि मुझे गिरफ्तार न कर ले। मैंने ये ख्वाब अम्मी को सुनाया और वो एकदम से परेशान हो गई और अब्बा से कहा कि इस बात की तस्दीक करें। अब्बा ने इसके मुतालिक ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब एक दिन खुद ही अब्बा के किसी जानने वाले ने उन्हें फ़ोन किया और बताया कि आपका दामाद थाने में है। वो तो पेशावर मुजरिम निकला। जिस शख्स से आपने अपनी बेटी की शादी की है वो तो इसके काबिल ही नहीं। जब अब्बा ने मौलवी साहब से पूछा तो उन्होंने भी लाइल्मी जाहिर की कि ये लोग रिश्ता ढूंढ रहे थे। मैंने साइमा बेटी का बताया तो झट से रजामंद हो गए। असल में ये कैसे लोग हैं मैं खुद इनके मुतालिक नहीं जानता। अब्बा के लिए ये बात बहुत ज़्यादा धचका साबित हुई, क्योंकि एक मर्तबा उनकी बेटी का घर उजड़ चुका था, अब दूसरी मर्तबा उसके लिए ये अमर काफ़ी कठिन साबित हो रहा था। अम्मी और अब्बा दोनों ही इस हक में थे कि साइमा को तलाक दिलवाई जाए। वो अपनी बेटी को किसी सूरत किसी पेशावर मुजरिम के साथ रुखसत नहीं कर सकते थे। सो थोड़ी ही दौड़ धूप के बाद मेरा 1 माह पुराना निकाह भी ख़त्म हो गया। इस निकाह के ख़त्म होते ही मुझे यूँ लगा गोया आज़ाद हो गई हूँ। तलाक के बाद पहली मर्तबा जब मैं इस कमरे में गई तो मुझे बहुत दिनों बाद ऐसा कोई वहम नहीं हुआ कि गोया कोई रो रहा हो। मैं बहुत खुश थी। उस कमरे के कोने में बहुत से जुगनू थे जो खुद को रोशन किए उड़ रहे थे। मुझे यूँ लगा जैसे वो मेरी खुशी में शरीक हैं और मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं। उस दिन मैं खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही थी, मगर ये खुशी भी कुछ दिन के लिए ही थी। अब्बा ने मेरे लिए एक नया रिश्ता तलाश कर दिया। वो बस मेरी शादी जल्द अज जल्द करना चाहते थे। मैंने अम्मी को बहुत मना किया कि मुझे अभी सुकून करने दें, बाकी बहन भाइयों की शादियों की फिक्र करें, मगर अम्मी ने भी मेरी एक नहीं सुनी। अब्बा की बहुत मिन्नतें की मगर वो भी सुनने को तैयार ही नहीं थे। रात को सोते वक्त मैं बहुत मायूस थी। मुझे लग रहा था कि सब कुछ अब खत्म होने वाला है। ऐसे ये सब कुछ सोचते सोचते न जाने मुझे क्या हुआ, मेरा सर एकदम भारी हो गया। मेरे गले से अजीबोगरीब आवाज़ें निकलने लगी। मैं बेख्तियार होकर बाहर की जानिब भागी और घर में पड़े सामान को चिल्ला चिल्ला कर ज़मीन पर पटकने लगी। सब बहन भाई सहम गए और एक दीवार से लगकर बैठ गए, जबकि अम्मा मुझे संभालने की कोशिश कर रही थी। मगर मैं सिर्फ एक ही बात बार बार किए जा रही थी कि मुझे अभी शादी नहीं करनी मुझे शादी। अगर किसी ने अब ज़बरदस्ती की तो अच्छा नहीं होगा। साथ ही जो कुछ हाथ में आ रहा था मैं बेदर्दी से तोड़ती जा रही थी। बिलाखिर किसी ने मौलवी साहब को बुला लिया और उनके आते ही सुकून की एक ठंडी लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई। मैं पुरसुकून होकर चारपाई पर ढेर हो गई। वो कुछ पढ़ रहे थे। जैसे जैसे वो पढ़ते जा रहे थे मेरे अंदर आग को लगी करार आ रहा था और बिलाखिर मैं सुकून से सो गई। मेरे सोने के बाद क्या हुआ, मौलवी साहब ने क्या कहा, अब्बा आए तो क्या बना, कुछ भी खबर नहीं। बस इतना याद था कि मैं खुश थी। मैं अंदर ही अंदर जानती थी कि अब्बा ने ज़रूर मेरा रिश्ता ख़त्म कर दिया होगा, और ऐसे ही हुआ। अम्मी ने बताया, सायमा तो बहुत परेशान ना होना, तुम्हारे अब्बा ने रिश्ता ख़त्म कर दिया है और मेरी बच्ची बीमार हो, ज़्यादा मत सवार करना किसी शय को अपने ऊपर, ओके? जैसे तुम कहोगी अब इस घर में वैसे ही होगा, क्योंकि ये तुम्हारी ज़िंदगी है, हम उसमें दखल नहीं करेंगे। उस दोपहर में बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं अपने कमरे में आई तो खुद कलामी करते हुए बोली, तुम्हें पता है मेरा रिश्ता टूट गया, मैं आज़ाद हूँ। एक मर्तबा फिर से बच गई। बस अब हम दोनों रहेंगे। ये बातें मुझे नहीं पता मैं किससे कर रही थी, बस कर रही थी। चूँकि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी इसीलिए आपे से बाहर हुई जा रही थी। ज़रा मेरी खुशी को ब्रेक लगी तो महसूस किया कि बातें कर रही हूँ, मगर किससे? वहाँ तो कोई भी नहीं था और आज से पहले मैंने हरकत कभी नहीं की थी। मैं काफ़ी हैरान हुई, मगर जल्दी अपनी हैरानी पर काबू पाते हुए सोचा, शायद इस कमरे से मुझे दिली लगाव हो गया है, तभी मैं इसे अपना दोस्त समझ बैठी हूँ और बातें कर रही हूँ। मुझे लगा था कि अब मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। वैसे भी पहले भी आसान ही थी,
अम्मी अब्बा मेरी हर बात तो मानते थे, उन्होंने आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली थी, तो आसान ही ज़िंदगी गुजर रही थी। ऊपर से 2 शादियाँ करने के बाद मुझे किसी बड़ी ज़िम्मेदारी का सामना नहीं करना पड़ा। अब तो अक्सर ही अम्मी मुझे अपने साथ मौलवी साहब के पास ले जाती थी, या मौलवी साहब खुद ही घर आ जाते और मुझे दम कर देते। मैंने अम्मी से उन दम दरूदों का पूछा कि ये क्यों करवा रही हैं, तो वो जवाब देती कि तुम्हारी ये पागलपन वाली बीमारी है ना, किसी भी बात को पूरा न करने पर, मरने मराने पर उतर आती हो। तुम्हें इससे शिफा मिलेगी और तुम्हारी बेचैनी बेकरारी दूर हो जाएगी। और वाकई ऐसा हो रहा था। मुझे यूँ लग रहा था कि मेरी बीमारी मुझसे दूर होती जा रही है, मगर दूर जाने के बावजूद मुझे पकड़े हुए है। गोया बीमारी तो दूर जा रही है, मगर हाथ लंबा किए है अभी भी मेरे पास मौजूद है। उन दमों का असर ये हुआ कि कहीं अब सारा दिन खामोशी से लेटी रहती और इस कमरे में भी नहीं जाती थी। वहाँ जाकर मुझे लगता जैसे गम की शिद्दत से मेरा दिल फट जाएगा। अभी मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगी थी। मुझे अच्छा लग रहा था इस बीमारी से ठीक होना, मगर अंदर ही अंदर कहीं बहुत शदीद वाला दुख भी था, क्योंकि इस तरह से मुझे जैसे अपनी बीमारी से इश्क हो गया था, जैसे वो ठीक हो रही थी। मैं बुझती जा रही थी। अब्बा ने मुझसे पूछा, साइमा देखो, कब तक हम तुम्हारे लिए परेशान होते रहेंगे। माना कि पहली 2 शादियां कामयाब नहीं हो सकी, मगर अब हम चाहते हैं कि देखभाल का रिश्ता करें तुम्हारा, और वो रिश्ता कामयाब हो। अगर तुम चाहोगे तो तुम्हारा रिश्ता तय करेंगे, मगर न किसी और बच्चे के मुतालिक सोचते हैं। बेहतर यही है कि अपने वालिदैन का दिल और मान दोनों ही रख लो। अब्बा की लहजे में यासीर थी, जैसे वो चाहते हो कि मैं उन्हें मायूस न करूं और शादी के लिए हाँ कर दूं। वैसे उन दिनों मेरा दिल बहुत ख़राब हो रहा था। मैं अब्बा को मज़ीद दुख देकर मज़ीद दुखी नहीं कर सकती थी, सो मैंने अब्बा को हाँ कर दी कि वो कर लें रिश्ते की बात। ये सुनकर वो बहुत खुश हुए और अम्मी तो बेइंतहा खुश हुई। मेरे बहन भाइयों को इल्म हुआ तो उनकी खुशी भी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। हर कोई यूँ ज़ाहिर कर रहा था जैसे ये पहली पहली खुशी हो और मेरी कभी शादी हुई ही नहीं। मैं उन सबको देखकर हैरान थी। वो जिस कदर खुश थे, मेरी मायूसी और दुख अंदर ही अंदर उतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। सबसे पहला काम जो अम्मी ने किया, मुझे मना कर दिया कि उस कमरे में अपना जाना। शादी में कुछ ही दिन बाकी थे, तो हम सब के साथ बैठकर हंसने खेलने में मसरूफ थे। ऐसे अकेले बैठकर हमारे साथ अपनी खुशी भी ख़राब ना करो। मैंने अम्मी की बात मान ली। वैसे मुझे भी लग रहा था कि इस मर्तबा मैं वाकई उनसे दूर होने जा रही हूँ। हैरत की बात तो ये थी कि जितने भी मेहमान या मोहल्लेदार थे, इनमें से किसी ने भी मेरी पहली या दूसरी शादी के मुतालिक सवाल नहीं किया था। और सबसे बड़ी बात, अब्बा को ये रिश्ता मिल कहाँ से गया। जो लड़की तीसरी शादी पर रजामंद हो गए, बहुत सोचने के बाद भी इन सवालात का जवाब मुझे नहीं मिल सके, तो मैं हार मानकर सबके साथ इस खुशी में शरीक हो गई। मेरी शादी में 2 दिन रह गए थे और इस दौरान मैं छोटे कमरे में बहुत कम जाती थी। मैं अपने कमरे में सो रही थी। बाहर काफ़ी मेहमान आ चुके थे और बार बार मुझे तंग कर रहे थे, जिससे घबराकर मैं वहाँ से उठी था कि कहीं और जाकर लेट सकूं। मगर पूरा घर ही मेहमानों से भरा हुआ था। बिल आखिर मैंने छोटे कमरे में चली गई। मेहमानों से भरा हुआ घर था और मैं वहाँ चली गई और वहाँ जाकर लेट गई, क्योंकि वहाँ सुकून था। मगर तभी अम्मी ने मुझे वहाँ से आकर उठा दिया और गुस्सा होने लगी, जो कि पहले इस बात पर कभी भी गुस्सा नहीं होती थी। अब मैं अपने कमरे में लेटी इस बात को सोचे जा रही थी। मैंने गौर किया कि मुझे सच्चे ख्वाब आना बंद हो गए थे। अगर आते तो मुझे अपनी तीसरी शादी के मुतालिक इल्म होता। फिर मैंने सोचा कि शायद ये इस वजह से है कि मैं छोटे कमरे में नहीं सोती। अब जाहिर सी बात है, वहाँ पर सोऊंगी तो ख्वाब आएंगे ना। ये बात मेरे जहन में आते ही मुझे तजस्सुस होने लगा कि ख्वाब मैं देखूं, मेरी आगे की ज़िंदगी कैसी कटेगी। क्या मैं खुश रहूंगी या एक मर्तबा फिर से मेरी शादी ख़त्म हो जाएगी। मगर अम्मी मुझे वहाँ जाने ही नहीं दे रही थी। यही सब सोचकर मैं चुप कर गई और सो गई। कुछ देर बाद मेरी बहन ने आकर मुझे जगाया और कहा कि अम्मी तुम्हारे ससुराल जा रही हैं तुम्हारा लहंगा लेने। ये बात मुझे अपने लिए सूदमंद होती साबित नजर आई। अम्मी के घर से जाते ही मैं चुपके से उठी और छोटे कमरे में जाकर लेट गई। मुझे यकीन था कि अभी मुझे नींद आ जाएगी और मैं सो जाऊंगी और फिर जल्द ही मुझे पता चल जाएगा कि मेरी अगली ज़िंदगी कैसी होगी। मगर कुछ देर बाद भी नींद नहीं आई तो मैं बेचैन होकर उठ बैठी। उस वक्त मुझे श की आवाज़ दोबारा से सुनाई दी। अब की मर्तबा वो आवाज़ पहले से ज़्यादा तेज़ और साफ थी। मुझे यकीन हो गया कि कोई मुझे सचमुच बुला रहा है। मैं चारपाई से उठी तो खिड़की एक मर्तबा फिर से बजने लगी। अब तो मेरे हवास भी मुअत्तल हो गए।
मगर मैं हिम्मत करके आगे बढ़ी और झटके से खिड़की खोल दी। वो खिड़की पीछे एक बाग में खुलती थी जो बिल्कुल वीरान सा था। उधर कोई मर्द और जन नहीं होता था। मुझे वहां से डर लगता था, तभी वो खिड़की हमेशा बंद रहती थी। मैंने खिड़की खोली तो दूर दूर तक कोई नहीं था। मैं वापस मुड़ने लगी तो एक मर्तबा फिर से शी की आवाज सुनाई दी। ये आवाज बिल्कुल खिड़की के करीब लगे दरख्त से आ रही थी। मैंने सर उठाकर दरख्त को देखा तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि उस दरख्त के पत्तों में से दो लाल आंखें बिल्कुल वाजे थी और वो मुझे ही देख रही थी। मैं बहुत ज्यादा डर गई। मैंने खिड़की बंद करना चाही तो वो अपनी जगह से हिली भी नहीं। मैंने कमरे से बाहर निकलने का सोचा तो जैसे कदम उठाए मेरे कदम भी अपनी जगह पर साकित हो गए। मैं चाहने के बावजूद भी हिल नहीं पा रही थी। मैं चीखने लगी तो मेरे गले से आवाज आना बंद हो गई। वो आंखें मुसलसल मुझे घूर रही थी और यूं महसूस हो रहा था कि वो आंखें मेरे अंदर उतरती जा रही हैं। अचानक से एक बारीक आवाज मेरे कानों से टकराई। तुम मुझसे शादी कर लो। तुम करना चाहती हो ना तीसरी शादी, तो मुझसे कर लो, मगर मुझे छोड़कर मत जाओ। ये बात सुनने की देर थी कि हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, मगर मैं बोल कुछ भी नहीं पा रही थी। उस वक्त मैंने दिल में सोचा कि या खुदाया, ये क्या चीज है और मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मेरे दिल में किए गए सवाल का जवाब उस अंगारा आंखों वाले ने ही दे दिया। मेरा नाम फखरुद्दीन है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ था, मगर तुमने कभी गौर ही नहीं किया, मुझे कभी तवज्जो ही नहीं दी। तो अब मैंने सोचा कि क्यों ना खोल कर बात तुम्हारे सामने आया जाए। अगर आज तुम यहाँ ना आती तो शायद मैं हमेशा के लिए तुम्हें खो देता, मगर तुम्हें भी मुझसे उनसियत है, तभी तो अपने बेकरार दिल के हाथों मेरे पास चली आई। अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी, कुछ इख्तियारात हैं मेरे पास, चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। फखरुद्दीन की बातें मेरा खून जमा रही थी। मुझे जो लग रहा था मैं चाहने के बावजूद उस पर यकीन नहीं कर पा रही थी। तुम हो कौन? मैंने दिल में ही पूछा तो उसका जवाब फखरुद्दीन ने एक बड़े से कहकहे के साथ दिया। समझने के बावजूद नहीं समझ रही। एक इंसान होते हैं, मगर मैं इंसान नहीं हूँ, जिन ज्यादा हूँ। लेकिन तुम यकीन रखो, हम जिन इंसानों से कई गुना ज्यादा अच्छे होते हैं, तभी तो इतने सालों के बावजूद मैंने तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके साथ ही मुझे और भी बहुत कुछ याद आने लगा। मेरे बोलने से पहले ही वो कह उठा, हाँ मैं ही हूँ जो हमेशा से तुम्हारे साथ रहा। बचपन से आज तक मैं तुम्हारे इश्क में डूबा रहा। छोटी सी थी तुम, मगर तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ। तुम्हारी माँ भी ये बात जानती थी, मगर उसने मुझे बीमारी का नाम दे दिया। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई मेरे अलावा तुम्हारे करीब रहे, सिवाय तुम्हारी माँ के, क्योंकि वो तो फिर माँ थी ना। उस आज जब तुम्हारे बहन तुम्हारे साथ लेटी तो मुझे इंतहाई गुस्सा आया। बेचारी को बहुत तकलीफ थी। मुझे माफ़ कर देना, मगर अब तो तुम जान गए हो ना कि चलो मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर रहेंगे। लेकिन मेरी शादी भी तो हुई थी ना, तो क्या वो भी? मेरे दिल में उठते सवाल का जवाब भी आ गया। हाँ, तुम्हारे पहले शौहर को मैंने ही मारा था, मगर दूसरा बेचारा पहले ही मुजरिम था। लेकिन देखो ना, वहाँ भी मैंने हिफाजत की तुम्हारी, किसी को करीब नहीं आने दिया तुम्हारे। जब तुम्हारी माँ ने इस कमरे में आने पर पाबंदी लगाई तो वो तूफान भी मैं ही था। तुम्हारी माँ मौलवी साहब के पास गई तो बेचारे भी अच्छे थे, उन्हें मना कर दिया कि फखरुद्दीन को तंग मत करो, इस सायमा का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। करने तो सायमा को जो करती है, इसी में सबकी भलाई है। अच्छे हैं मौलवी साहब, मगर फिर ऐसा हुआ कि तुम्हारी माँ ने तीसरी शादी की बात कर दी। मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा। एक के बाद एक शादी तो मैंने उन्हें भी तकलीफ दी। इसके बाद तुम्हारी माँ ने पता नहीं कौन से दम शुरू कर दिए। बहुत गुस्सा है मुझे उस पर, तो मैं तुमसे दूर होने लगा और तुम भी मुझसे दूर होने लगी। यहाँ तक कि कई कई दिन जाते तो मेरे पास उस कमरे में नहीं आते। मगर अब आ गई हो ना, अब मैं फिर से अपनी ताकत पा चुका हूँ। मैंने खुद को बहुत बेबस महसूस किया, क्योंकि जाती मुसीबत को खुद से गले लगा लिया था। तुम मेरा पीछे क्यों नहीं छोड़ देते? तो वो हंसकर बोला, तुमने खुद ही अपने पीछे लगाया था। तुम्हारे बाल मुझे बहुत पसंद थे, बचपन में इतने लंबे थे, खुले छोड़कर खेला करती थी। इसी कमरे में एक रोज खिड़की खुली, जब मैंने तुम्हें यहाँ खेलते देखा तो बेबस होकर तुम पर फिदा हो बैठा, और देख लो आज तक वैसा ही दीवाना हूँ। उसी वक्त दरवाजा खुला और अम्मी कमरे में आई। मैं जो हिल भी नहीं पा रही थी उन्हें देखते ही बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो अपने कमरे में मौजूद थी। अम्मी ने मुझसे पूछा कि उन्हें सब कुछ बता दिया।
और भी बता दिया कि मैं जान गई हूँ वो जिनज़ादे कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। आप रहने दें मुझे ऐसे ही, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई। उसने धमकी दी है कि अगर मैंने शादी की तो सबकी जान ले लेगा। वो और आज का दिन, जबकि मैं इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ। मैंने दोबारा शादी नहीं की, तन्हा हूँ। सब बहन भाई ब्याहे गए हैं, माँ बाप को मेरा गम खा गया। मगर मैं फ़खरुद्दीन को आज भी उतना ही नापसंद करती हूँ जितना पहले रोज़ से करती थी। हाँ, वो कभी कभार अपनी मौजूदगी का इजहार ज़रूर करता है। कभी कुछ खाने पीने का सामान चुपके से रख जाता है, तो कभी कीमती जोड़े। मगर मैं सबको आग लगा देती हूँ क्योंकि मेरी खुद की ज़िंदगी जल रही है। बहुत मर्तबा खुदकुशी की कोशिश की, मगर वो हर मर्तबा बचा लेता है। आप सबसे इल्तिजा है कि दुआ करें मेरी ज़िंदगी जल्दी ख़त्म हो और इस बेबसी से हमेशा के लिए जान छूट जाए। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए।